गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था 13 परिवहन का, और परिवहन में हमने पढ़ लिया था सड़क परिवहन और हमने पढ़ लिया था रेल परिवहन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन। ये जो हम तीनों परिवहन पढ़ रहे हैं ये सड़क परिवहन से संबंधित है। मैं एक बार को फ्लो चार्ट दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें स्थल परिवहन पढ़ रहे हैं, और स्थल परिवहन में हम 3 प्रकार के परिवहन में से 1-2 प्रकार के पढ़ चुके हैं। सड़क परिवहन पढ़ चुके हैं और रेल परिवहन। अब हम पढ़ेंगे पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के द्वारा मैंने आपको बताया था कि इससे पेट्रोल, कच्चा तेल, गैस वगैरह जो होती है उसको परिवहन करने में आसानी होती है, और ये साधन में क्या होता है, सस्ता होता है। तो आइए इसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, विस्तार से। पाइपलाइन परिवहन। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों से पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों एवं बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस गलनीय पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। आंतरिक भागों में स्थित शोधशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की आरंभिक लागत अधिक है, किंतु इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर होती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल है। अब ये तो आप जानते ही हो, पाइपलाइन जो पाइप जो डाले जाते हैं वो लोहे के या फिर मतलब तांबे के इनके डाले जाते हैं, और एक बार ये महंगा पड़ता है, लेकिन आगे के लिए क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कोई प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं होता इनके बीच में, या कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते। एक्सीडेंट एक रेयर होते हैं, बस एक कहीं कहीं पर कभी कोई गैस वगैरह का कहीं लीकेज होता है तो वहाँ ज़रूर गैस मतलब आग पकड़ने का डर होता है। बड़ा एक्सीडेंटल वगैरह हो गया कोई चीज़ में, इसमें ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं होती। इस प्रकार ये फ़ायदे के लिए है। तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाइपलाइन जो बिछा रखी है हमारे देश में वो कहाँ से कहाँ तक है, और वो किस काम के लिए बिछा रखी है, या किस वस्तु के लिए या किस उत्पाद के लिए बिछा रखी है। तो सबसे पहले है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी एवं इलाहाबाद के रास्ते कानपुर तक इसकी एक शाखा बरौनी से राजवद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजवद से मोरी ग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात, अब दूसरा आ जाएगा गुजरात। ये तो चल रहे थे हम पूर्वोत्तर भारत की ओर। पूर्वोत्तर भारत में है असम से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश वगैरह का जो क्षेत्र है उससे ये लेकर के आती है। अब आएंगे हम गुजरात में सलाबा से बीरमगांव, मथुरा, दिल्ली एवं सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। इसकी अन्य शाखा बड़ोदरा के निकट कोयली को चक्षु एवं अन्य स्थानों से जोड़ती है। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते से होकर इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश से शाहपुर एवं बराला एवं अन्य स्थानों पर है। तो ये तो हो गया हमारा पाइपलाइन परिवहन, और ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी पाइपलाइन बिछी हुई हैं। अब हम पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन में आप जानते हो जल परिवहन में कौन से परिवहन होते हैं, और सबसे सस्ता परिवहन होता है। जहाज वगैरह का इसमें प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ी बात होती है इसमें कोई मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये सस्ता परिवहन होता है। जल परिवहन किसी भी देश को सस्ता यातायात प्रदान करता है, क्योंकि इसके निर्माण में परिवहन मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, और केवल जल परिवहन के साधनों से ही यातायात किया जाता है। इतना अवश्य है कि इसके लिए प्राकृतिक अथवा कृत्रिम जलपूर्ण मार्ग आवश्यक होते हैं, जैसे बंदरगाह वगैरह हो गए हैं ना। तो बंदरगाह वगैरह ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाज़ों को ठहराया जाता है, वहाँ पर मालों को उतारा जाता है। जहाज़ों में जैसे डीजल, पेट्रोल या जो भी बढ़ना होता है ईंधन वगैरह, वो उसके लिए ज़रूरी होता है। वो भारत के लोग अनंत काल से, यानी प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते आ रहे हैं। यहाँ नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति एवं व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन द्वारा भारी एवं स्थूलकाय वस्तुओं को ढोना अनुकूल है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल भी है। हमारे देश में आंतरिक तथा समुद्री दोनों प्रकार का जल परिवहन किया जाता है। आंतरिक जल परिवहन की दृष्टि से देश में प्राचीन काल से नदियों के माध्यम से यातायात किया जाता है। वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा नौ संचालन जलमार्ग है। वर्तमान में ये अंडरलाइन कर लो।
ठीक है। तो ये वर्तमान में देश में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबा हमारा जल मार्ग, समुद्री मार्ग है, जिस पर क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है, जिसमें नदियाँ, नहरें, अप्रवाही जल यथा झीलें, सकड़े, खाड़ियाँ इत्यादि शामिल है। देश की प्रमुख नदियों में 3700 किलोमीटर लंबे मार्ग का उपयोग किया जा रहा है। नहरें 4300 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग में मात्र 900 किलोमीटर में तक की दूरी नौकाओं द्वारा परिवहन की उपयुक्त है। वर्तमान में आंतरिक जल परिवहन के माध्यम से लगभग 160 लाख टन माल की ढुलाई प्रतिवर्ष की जा रही है। भारत के 14,500 लंबे नौ संचालन जलमार्ग में से केवल 5685 किलोमीटर मार्गी मशीनीकृत नौकाओं द्वारा यानी ऑटोमेटिक है, जिसका प्रयोग किया जा रहा है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में आंतरिक जलमार्ग परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, गोमती नदी हो गई। ये नदियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। कोयली नदी है, ये सब नदी किस काम के, आंतरिक परिवहन के काम में आती हैं, ठीक है। और एक अपने वूलर झील में जो है व्यास नदी है, सतलज नदी है, ये सब। चलिए राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं। अब राष्ट्रीय जलमार्ग में कौन कौन से मार्ग आते हैं हमारे पास में। तो देश की गंगा, हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी आदि नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। सबसे पहले 1 नंबर का है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग, NH मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1620 किलोमीटर लंबा है। तो ये तो हो गया यूपी के अंदर, ठीक है। दूसरा है जलमार्ग संख्या नंबर 2 सदिया एवं धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र जलमार्ग है, जो कहाँ पर है, पूर्वोत्तर भारत में है। यानी एक वो पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी का जलमार्ग जो है उसको जैसे असम से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक का जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या चलती हैं, नौकाएं चलती हैं और उससे परिवहन किया जाता है। तीसरा जलमार्ग है केरल के पश्चिम तटीय नहर कोट्टपुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चप्पकाश नहरें 205 किलोमीटर लंबा है। ये नौगम्य राष्ट्रीय मार्ग 4 नंबर का है, जिसमें काकीनाडा से लेकर के भरकानन 1100 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। ये कहाँ पर पड़ेगा, अपने गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ेगा। नौगम्य राष्ट्रीय मार्ग जलमार्ग 5 नंबर का है मातई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 598 किलोमीटर लंबा है। इसमें उड़ीसा वगैरह के क्षेत्र आ जाते हैं अपने, और इसमें परिवहन किया जाता है। कुछ अन्य जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होता है, जिसमें मांडवी, जुआरी, कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, केरल का पश्चिम जल और कुछ नदियों का ज्वारीय विस्तार शामिल है। अब ज्वारीय क्या होता है, जब पानी ऊंचा उठता है यानी लहर की तरह उठता है, तो ऊंचा जो उठता है उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिरता है लहर के रूप में उसको भाटा कहते हैं। तो जो ज्वारीय, जब ज्वार आता है तो तेज़ी से आता है, तो वो अपने साथ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेके आता है। तो उसमें क्या होता है, नदियों का पानी तट पर काफ़ी लंबी दूरी तक बहता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ज्वारीय नदियों का जो ज्वारीय विस्तार होता है उसमें भी शामिल किया गया है। देश की अधिकांश नदियाँ वर्षा काल के अतिरिक्त समय में प्राय जल की अल्पता का शिकार हो जाती हैं। यानी कुछ तो नदियाँ ऐसी हैं जो वर्ष भर बहती हैं, जैसे गंगा नदी हो गई, यमुना नदी, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ किसकी वजह से बहती हैं, वर्षा होने की वजह से ही बहती हैं, जिसमें वर्षा के कारण ही पानी आता है। और धीरे धीरे गंगा जल में इनमें क्या होता है, जब गर्मियों का मौसम है तब तो पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन धीरे धीरे इनका पानी का लेवल कम क्यों होता है, क्योंकि जब वर्षा काल मतलब जैसे ग्रीष्म काल होता है तो इसमें पानी का लेवल कम हो जाता है, क्योंकि इसमें वर्षण हो जाता है, यानी कि इस पानी सारा वाष्पीकृत होकर के उड़ने लगता है, ठीक है ना। और क्या बनते हैं उनसे, बादल, और बाद में बारिश होती है। तो बारिश में इनमें स्तर इनका पानी कैसा हो जाता है, हाई, ऊंचा हो जाता है। भारत के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10 नई नदी मार्ग ऐसे हैं जहां वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। ऐसे नदी मार्गों को ही राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अब हम देख लेंगे कि जो समुद्री पतन होते हैं जिसे बंदरगाह कहते हैं, बंदरगाह कौन कौन से हैं, कौन कौन से फेमस है और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए फेमस है। तो बंदरगाहों पर समुद्री जहाज़ों के रुकने, ईंधन लेने तथा सामानों को उतारने चढ़ाने का कार्य किया जाता है। भारत के 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा है के साथ 12 प्रमुख तथा 187 मध्यम एवं छोटे पतन हैं। अब मैं एक बार आपको मैप में समझा देती हूँ कि इसमें
ये जो हमारा भारत का है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये आपको पता है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, यानी समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो तट कहलाता है, ये तो कहलाता है पश्चिमी तट, पश्चिमी तट कहलाता है, और ये वाला कहलाता है पूर्वी तट, और दोनों तरह से है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बंदरगाह बने हुए हैं, कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं और कुछ मानव निर्मित बंदरगाह हैं। तो ये बंदरगाह किस काम में आते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया भी है कि जहाज़ों के रुकने यानी आराम करने के लिए, उनके ईंधन भरने के लिए, और साथ में उनके मतलब जो माल लेके आते हैं उनके गोदाम वगैरह के लिए होते हैं। और हमारा जो समुद्री तट है वो 7516 किलोमीटर, यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये कितना किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो और 12 प्रमुख तथा, और यहाँ पर 12 तो प्रमुख यानी 12 तो बड़े यहाँ पे क्या मिलते हैं, बंदरगाह। छोटे यहाँ पर कैसे मिलते हैं, 187 मिलते हैं। और ये प्रमुख प्रतन जो हैं वो देश के, देखो एक बार मैप में समझो कि बड़े इसमें कौन कौन से बंदरगाह हैं जो फेमस भी हैं, और हमारे जैसे एक तो हो गया अपने यहाँ पर, ध्यान से देखो, ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हल्दिया, ये देखो हल्दिया बंदरगाह है, पारादीप बंदरगाह है, ये तो उड़ीसा में है, और हल्दिया जो है कलकत्ता में है। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये चेन्नई बंदरगाह है, ये टुट्टिकोरन है, ये सब बंदरगाह है। ये कोच्चि बंदरगाह है। अब देखो ये जो सारे बंदरगाह थे ये तो पूर्वी तट के बंदरगाह थे। कौन कौन से, टुट्टिकोरन हो गया, चेन्नई हो गया, हल्दिया हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। अब पश्चिमी बंदरगाह, पश्चिमी तट की बात करें तो कोच्चि बंदरगाह, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, मार्मोगांव बंदरगाह, मुंबई का बंदरगाह हो गया हमारा, और अपना एक गुजरात के अंदर और है कांडला बंदरगाह। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा है कांडला बंदरगाह। राजस्थान से, दिल्ली से या एमपी से या यूपी से कोई भी भारी वस्तु या कोई भी परिवहन की वस्तु लेके आएंगे जो जलमार्ग के द्वारा जाना है, तो वो कहाँ से आएगी, वो इस वाले बंदरगाह पे आएगी, क्योंकि ये पास पड़ेगा ये बंदरगाह। समझ में आ गया, ठीक है ना। और अगर और दूसरा पास पड़ेगा बंदरगाह कांडला के अलावा, वो पड़ेगा मुंबई बंदरगाह, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो आपको ये मैंने समझा दिया है। और कुछ इसके अंदर आपको ध्यान से देखोगे तो कुछ आपको इसमें एयरपोर्ट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट हवाई बंदरगाह हो गए, हवाई पतन हो गए, जिसमें एक तो यहाँ पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, दिल्ली में है। एक हो गया यहाँ पर राजशासी बंदर वो एयरपोर्ट। एक यहाँ पर हो जाएगा अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के अंदर। एक यहाँ पर हो जाएगा मुनक्कम बंदर एयरपोर्ट, और फिर एक अपने यहाँ पे थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट हो जाएगा, और दो एक यहाँ पर छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपने राजस्थान के अंदर भी है सांगानेर का हवाई अड्डा, लेकिन ये मेन बंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है। आगे हम चलते हैं, तो ये प्रमुख बंदरगाह जो है का 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं, ठीक है। अब ये देखो बंदरगाह की एक फ़ोटो दिखाई गई है आपको, इसमें पिक्चर है। अब देखो यहाँ पर कैसे लोडिंग के लिए ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, और सामने आपको इधर देखोगे तो यहाँ पर आपको गोदाम भी नज़र आ रहे हैं। ईंधन भरने के लिए यहाँ पर जहाज़ भी खड़ा हुआ है, ईंधन भरने की ये मशीनें सामने आपको नज़र आ ही रही हैं इस तरह से, ठीक है। और पूरा का पूरा एक जहाज़ का पूरा यहाँ पर क्या सड़क का पूरा वो होता है, ताकि यहाँ पर यात्रियों को ले जाया और लाया भी जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला बंदरगाह पहले पतन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा, क्योंकि पहले हमारा जो सारा जो भी व्यापार होता था पश्चिमी देश का, तो वो होता था कराची से। अब कराची तो चला गया पाकिस्तान के अंदर, तो अब हमको नया बंदरगाह तैयार करना पड़ा, और वो बनाना पड़ा हमको कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह वर्तमान में कहाँ है, गुजरात में।
तो कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। अब ज्वारीय बंदरगाह मैंने आपको अभी समझाया ही था कि पानी का जो तेज बहाव आता है, तेज लहरें आती हैं, जो ऊपर उठी हुई लहरें होती हैं, उसको ज्वार कहते हैं। तो ज्वारीय जब ज्वार लेके आती है तो जहाज को बड़ा आसान हो जाता है बंदरगाह तक पहुँचना। ठीक है, तो ये कैसा बंदरगाह कहलाएगा? ये ज्वारीय बंदरगाह कहलाएगा। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं गुजरात के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है। ये अंडरलाइन कर लो कि कांडला बंदरगाह से किस किस को, मतलब जो किस किस का राज्य का कार्य किया जाता है। तो ये आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि उत्पादों के आयात निर्यात को संचालित करता है और वो कौन कौन से राज्य हैं। तो मैंने आपको इसमें अंडरलाइन कर दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। मुंबई बृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक, खुले, विस्तृत एवं सुचारू पोतशाह हैं। मुंबई पतन के पोता जो शाह होता है उसको भी बंदरगाह को ही कहते हैं। पोताशाह में ये होता है कि वहाँ से माल को ढोया जाता है, माल को ले जाया जाता है और वहाँ पर ज़्यादा जहाज़ों के रोकने का जगह भी होती है। ठीक है, तो मुंबई पतन के अधिक वहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मार्मोगांव पतन देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह। अब इसको भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि लौह पतन जो है उसका जो निर्यात किया जाता है लौह अयस्क का, वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है? तो वो मार्मोगांव बंदरगाह से किया जाता है, जो गोवा के अंदर है। ठीक है, यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोच्चि पतन है, यह एक लेगुन मुहाने पर स्थित है। लेगुन झील होती है एक, जो मतलब जैसे मैं आपको समझा देती हूँ लैगून क्या होता है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर लहरें आती हैं समुद्र की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये समुद्र की जो लहरें होती हैं वो स्थल भाग की चट्टानों को काटती हैं। तो चट्टानें काट काट के जब पानी की धक्के मारती हैं यहाँ पर पानी की लहरें, तो यहाँ पर चट्टानों को काट काट कर के एक खाई सी बन जाती है। तो ऐसी लहरों में आके क्या है, पानी ठहरने लग जाता है। तो ऐसी लहरें क्या कहलाती हैं? लैगून। और इसमें एक ख़ास बात होती है कि पश्चिमी तट की जो नदियां हैं उनका जो लंबाई है नदियों की वो कम है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, मिट्टी का जमाव कर देती है। क्या कर देती है? मिट्टी का जमाव कर देती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर मुहाने जो हैं वो नहीं बनते हैं। ठीक है, मुहाने बहुत कम बनते हैं। सीधा पानी नदियाँ किस में डाल देती है? उसमें डाल देती है, समुद्र में डाल देती है, ज़्यादा लंबी दूरी तय नहीं करती है। इसलिए अपने साथ में निक्षेप यानी कि अपने साथ में कोई भी चीज़ों को लेकर के नहीं आती, जिसके कारण यहाँ पर क्या नहीं बनता है, मुहाना नहीं बनता है। और मिट्टी को जो जमा करती है वो क्या बन जाती है, धीरे धीरे वो लैगून झीलें बन जाती हैं। समझ में आ गया? पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरन पतन है यानी बंदरगाह है। यह एक प्राकृतिक पोताश है, यानी अपने आप ये ऑटोमेटिक, मतलब ये क्या है, प्रकृति से बना हुआ है, यानी वही समुद्र की लहरों से बना हुआ है, इसलिए ये प्राकृतिक कहलाता है। इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः ये पतन हमारी पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि भारत के तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई की गणना देश के प्राचीन बंदरगाहों में सबसे पुराना बंदरगाह की अगर हम बात करें तो चेन्नई का बंदरगाह है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी ध्यान रखना, इन दोनों बातों को ध्यान रखना आप कि चेन्नई की गणना के देश प्राकृतिक बंदरगाह में की जाती है, जबकि विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पोत निर्माण एवं उनके मरम्मत की सुविधा भी उपलब्ध है। नेक्स्ट, चेन्नई व्यापार की मात्रा एवं समान लदान के संदर्भ में देश का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। उड़ीसा में स्थित पारादीप पतन विशेष लौह अयस्क का निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतरस्थलीय नदीय पतन है। यह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा हुगली नदी के तलछट किसको कहते हैं, जहाँ पर नदी अपना जमाव यानी अपने कंकड़ पत्थर मिट्टी ला करके जमा करती है, उसको क्या कहते हैं, तलछट जमाव। तो इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है, यानी क्योंकि ज़्यादा जम जाता है तो वो ज़मीन कैसी होती चल जाती है, ऊंची होती चली जाती है, तो उसको वहाँ से हटाना पड़ता है ताकि वहाँ पर जहाज़ वगैरह आसानी से आ सकें।
कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार दबाव को कम करने के लिए वहाँ पर उसके सहायक जो बंदरगाह बनाया गया वो है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया में पूर्णतः सुसज्जित कोयला एवं तेल कंटेनर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान में समुद्री तट पर पूर्णकालिक नदियों के अभाव के कारण यहाँ जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। राजस्थान की निकटतम बंदरगाह कांडला एवं मुंबई है। ये बात आप ध्यान रखना कि राजस्थान का जो व्यापार हम करेंगे तो वो कांडला बंदरगाह से ये करेंगे। ये मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया भी था। नेक्स्ट जो है वो है वायु परिवहन। अब आपको ये तो पता ही है कि वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है, ये तो अच्छी तरह जानते हो आप। सबसे सस्ता जल परिवहन है और सबसे महंगा परिवहन कौन सा है? वायु परिवहन। ठीक है, तो वायु जो मतलब हवाई जहाज़ से यात्रा करना बहुत आम आदमी के हाथ में या आम आदमी की पहुंच से दूर होता है। तो वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन है। ये इसकी खास बात है कि किसी चीज़ कोई इमरजेंसी हो और बहुत जल्दी उसको पहुंचाना हो तो उसमें सबसे कारगर कौन सा परिवहन सिद्ध होता है? तो वो वायु परिवहन सिद्ध होता है। ठीक है, तीव्रगामी साधन का महत्व भारत जैसे भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण तथा विशाल देश में स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अति दुर्गम रास्ते जैसे ऊंचे पहाड़, पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल एवं लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन देश के दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वायु परिवहन का प्रारंभ देश में 1911 में हुआ, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम डाक सेवा का परिवहन किया गया। ये अंडरलाइन करें बच्चों आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पहली बार वायु परिवहन को जब स्टार्ट किया गया था तो वो कब किया गया था? तो वो 1911 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? इलाहाबाद यानी यूपी से नैनी तक के लिए किया गया था। और यहाँ पर किस चीज़ के लिए किया गया था? अंग्रेजों ने किस चीज़ के लिए किया था? तो डाक सेवाएं के लिए किया था। डाक सेवा मतलब अपनी जो पत्राचार वगैरह जो होता था या अपनी जो अपने मतलब संदेश भेजने के लिए जो फास्ट सर्विस चाहते थे वो, तो उसके लिए स्टार्ट किया था। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंडियन एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी है, मतलब दूसरा जो नाम दिया गया वो एलायंस है। एवं निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं उपलब्ध कराती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को आपातकालीन संक्रियाओं तथा अगम्य दुर्गम भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देशों में जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार तथा मालदीव को भी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश के 4 बड़े हवाई अड्डे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई का प्रबंध कराता है, जबकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण देशी हवाई अड्डों, रक्षा हवाई अड्डों पर असैनिक उड़ान पट्टियों का प्रबंध करता है। देश के विमानपत्तनों को उनके कार्य विशेषताओं, महत्व एवं उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अभी 4 श्रेणियां हैं, इनमें देख लो कि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दूसरा है प्रधान श्रेणी की विमानपत्तन। अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? तो एक देश से दूसरे देश में जो परिवहन होते हैं या वायुयान जाते हैं या जो हमारे हवाई जहाज़ है वो जाते हैं, तो कौन कौन से और वो कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं हमारे जिसके द्वारा ही जाते हैं। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। देश में निम्न पत्तन अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं उपलब्ध कराते हैं: जवाहरलाल नेहरू विमानपत्तन, टाक्रूज हवाई अड्डा मुंबई, सुभाष चंद्र बोस विमानपत्तन, दमदम हवाई अड्डा कोलकाता, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, मीनाक्कम चेन्नई और तला तिरुवनंतपुरम। ये तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इसके अतिरिक्त बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कैलीकट, कोयम्बटूर, नागपुर, पुणे, जयपुर, लखनऊ, श्रीनगर, गोवा, अमृतसर, गुवाहाटी और दुमसरी में भी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं। तो इस प्रकार ये तो हो गए हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे मेन तो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। और प्रधान श्रेणी के में आएंगे तो ये छोटे बड़े सभी प्रकार के वायुयानों को उतारने एवं उड़ान भरने की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ये निम्न हैं: अगरतला, अहमदाबाद, राजाशेसी, अमृतसर,
आमोसी लखनऊ पटना, बेगमपेट हैदराबाद, सेंट थॉमस चेन्नई, सफदरगंज दिल्ली, गुवाहाटी जयपुर नागपुर, तिरुचिरापल्ली, बड़ा पानी शिलोंग आदि। इसके अतिरिक्त देश में 38 मध्य श्रेणी की और 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन एवं सरकारी सहायता प्रदान उड्डयन क्लब भी हैं जहां चालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। राजस्थान में जयपुर सांगानेर स्थित विमानपत्तन प्रधान श्रेणी का हवाई अड्डा है। यहाँ 2 टर्मिनल हैं जहाँ से देश व कुछ विदेशी विमान सेवाओं का संचालन सरकारी एवं निजी विमान कंपनी द्वारा किया जाता है। यहाँ से देश के सभी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त रातानाडा, जोधपुर एवं डबोक में मध्यम श्रेणी की विमानपत्तन है जहाँ देश से कुछ प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध है। कोटा में छोटी श्रेणी का विमानपत्तन है तथा अजमेर में भी किशनगढ़ के पास विमानपत्तन का निर्माण किया जा रहा है जहां से शीघ्र ही वायु सेवाएं उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार ये हमारा जल परिवहन हो गया, वायु परिवहन हो गया और पाइपलाइन परिवहन हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे संचार सेवाएं। संचार सेवाएं में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन सेवाओं में क्या क्या उपलब्ध है और क्या क्या आजकल इसकी टेक्निक्स में आ चुके हैं और क्या क्या इसके साधन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इस लेसन को अच्छी तरह समझिएगा। हम कल आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे, संचार सेवाएं करेंगे और हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।